नमस्कार। चीन की चालाकियों पर जनता टीवी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। दरअसल श्रीलंका और चीन से जुड़ी एक खबर सामने आई जिसके बाद चीन की चालाकियों की परतें खुलकर बिखरने लगी और दूसरी तरफ जनता टीवी ने चीन की चालाकियों पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की है कि कैसे चीन अपने जाल में फंसाकर दूसरे देशों पर कब्जे की प्लानिंग करता है। हमारा ये शो उन देशों के लिए भी आईने का काम करेगा जो चीन की कूटनीतिक साजिशों में फंसकर न केवल भारत के खिलाफ साजिशों में मोहरा बनते हैं बल्कि अपने ही देश के लिए जाने अनजाने एक बड़े खतरे को दावत देते हैं। कल तक श्रीलंका चालबाज चीन का पिछलग्गू बना था। वह अब यह समझ चुका है कि ड्रैगन की दोस्ती किसी विष भरे प्याले से कम नहीं है। दरअसल श्रीलंका के साथ हम्बनटोटा बंदरगाह के लिए चीन ने जो करार किया था वो दक्षिण में भारत के लिए एक गंभीर विषय था, लेकिन खुद श्रीलंका के लिए भी सामरिक तौर पर सही साबित नहीं हुआ। लेकिन अब श्रीलंका ने अपनी गलती मानी, जिससे श्रीलंका में भी भारत का डंका बजा है। भारत का पिछलग्गू देश श्रीलंका, जो कल तक चीन का दुचल्ला बना हुआ था, आज भारत की वाहवाही कर रहा है। कल तक चीन से सामरिक समझौतों की बीन बजाने वाला श्रीलंका अब भारत का जयगान पड़ रहा है। दरअसल चीन की चालबाजियों में फंसकर काफी नुकसान उठा चुके श्रीलंका को ये बात अब समझ आ गई है कि ड्रैगन के साथ पोर्ट डील उसकी बड़ी गलती थी। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश श्रीलंका ने अब ये भी कहा है कि वो आगे से इंडिया फर्स्ट की नीति पर ही चलेगा। साल 2017 में जब चीन और श्रीलंका के बीच दक्षिण समुद्री बंदरगाह हम्बनटोटा को लेकर 1.1 अरब डॉलर का समझौता हुआ और इस समझौते पर श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए, तब लगा था कि श्रीलंका चीन के कर्ज वाली चाल में पूरी तरह फंस चुका है, क्योंकि श्रीलंका उस वक्त भारी कर्ज में डूबा था और उसे कर्ज को चुकाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो उसे मुहैया कराया चालबाज चीन ने, और बदले में भारत के खिलाफ सोची समझी रणनीति के तहत श्रीलंका के साथ इस समझौते के तहत ड्रैगन ने चीन के ऐसा करने के पीछे सोची समझी साजिश भारत के खिलाफ थी। दरअसल हिंद महासागर में भारत के नजदीक अपनी मौजूदगी और भारत के खिलाफ साजिश रचने के उद्देश्य से चीन ने श्रीलंका के साथ पोर्ट समझौता किया था। यह पोर्ट समझौता साल 2017 में हुआ। इसके तहत श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर दिया था। दरअसल भारत के लिए समझौता इसलिए गंभीर विषय था क्योंकि इस पोर्ट डील के साथ हम्बनटोटा पर चीन का नियंत्रण हुआ। क्योंकि इस पोर्ट डील के साथ हम्बनटोटा पर चीन का नियंत्रण होना और उसे विकसित करना भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि यह समझौता कई महीनों से लटका हुआ था। समझौता होने से पहले श्रीलंका की तरफ से भी इस बात की चिंता जताई जा रही थी कि कहीं बंदरगाह का इस्तेमाल चीनी सेना न करने लगे। हालांकि उस वक्त कर्ज में दबे श्रीलंका को शायद चीन की चालबाजी को अनदेखा करना अब महंगा पड़ रहा है। चीन की पैंतरेबाजी से परेशान श्रीलंका अब भारत का जयगान कर रहा है, यानी कि अब श्रीलंका में भी भारत का डंका बज रहा है। एशिया में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभरते भारत को रोकने के लिए चाइना पड़ोसी देशों को कूटनीतिक चाल चलते हुए और आर्थिक या फिर दूसरे तरीकों से फंसाने की कोशिशें लगातार कर रहा है। लेकिन ड्रैगन की ये चालबाजियां अब उसके पड़ोसी मुल्कों को भी समझ में आने लगी हैं। देर से ही सही, लेकिन श्रीलंका को अपनी गलती अब समझ आई तो सही।
चीन की चालबाजियों में फंसकर काफी नुकसान उठा चुके श्रीलंका को ये बात समझ में आ चुकी है कि ड्रैगन के साथ पोर्ट डील उसकी बड़ी गलती थी। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश श्रीलंका ने अब ये भी कहा कि आगे से वो इंडिया फर्स्ट की नीति पर ही चलेगा। इस बीच दक्षिण एशिया मामलों के जानकारों का कहना है कि आने वाले वक्त में नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को भी इस तरह का पछतावा हो सकता है जो अभी चीन के साथ चहक रहे हैं। श्रीलंका के विदेश सचिव जयानाथ कोलंबाजे ने कहा है कि श्रीलंका तटस्थ विदेश नीति पर चलना चाहता है, लेकिन रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में इंडिया फर्स्ट की नीति पर ही चलेगा। श्रीलंका के विदेश सचिव जयानाथ कोलंबाजे ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भारत को लेकर दिए गए बयान का भी जिक्र किया और बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा, रणनीतिक सुरक्षा मामले में हम इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलेंगे। हम भारत के लिए रणनीतिक खतरा नहीं बन सकते हैं और हमें ऐसा नहीं करना। हमें भारत से लाभ मिलेगा। जहां तक सुरक्षा की बात है, आप हमारी पहली प्राथमिकता हैं, लेकिन मुझे आर्थिक समृद्धि के लिए दूसरों के साथ भी डील करना है। श्रीलंका के विदेश सचिव के बयान से साफ है कि तटस्थ विदेश नीति के साथ श्रीलंका भारत के रणनीतिक हित की रक्षा करेगा। इस दौरान उन्होंने एक और बड़ी बात कही और स्वीकार किया कि हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना एक बड़ी गलती थी। राजपक्षे के चुनाव में जीत के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अपने समकक्ष गुणावर्धने से बात की थी। गृह युद्ध के दौरान विवादित रक्षा सचिव रहे 70 साल के गोटबाया राजपक्षे की जीत भारत के लिए विशेष मायने रखती है, क्योंकि भारत को उम्मीद है कि कोलंबो का नया प्रशासन नई दिल्ली के रणनीतिक हितों के खिलाफ विदेशी शक्तियों को अनुमति नहीं देगा। दशकों तक श्रीलंका के वैश्विक शक्तियों से राजनीतिक संबंधों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों को भरोसा है कि गोटबाया क्षेत्र में अमेरिकी हितों के ज्यादा खिलाफ कोई नीति नहीं अपनाएंगे। आपको बता दें कि राजपक्षे के भाई महिंद्रा राजपक्षे जब श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, तब चीन ने श्रीलंका की आधारभूत संरचना परियोजना में बड़े पैमाने पर निवेश किया था। यह निवेश तब हुआ जब श्रीलंका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि LTTE से जारी गृह युद्ध को निर्मम तरीके से कुचलने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पड़ गया था। महिंद्रा की वजह से देश चीनी कर्ज जाल में फंसा और चीन की ओर से विकसित हिम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को पट्टे पर देना पड़ा। पोर्ट समझौते पर अपनी गलती स्वीकारने वाला श्रीलंका समझ चुका है कि कैसे चालाक चीन हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए अपनी चालबाजियों को साधना चाहता है। हालांकि श्रीलंका कोई इकलौता देश नहीं है जो चीन के जाल में फंसा हो। दरअसल लगभग 150 देशों को चीन अपने डेट ट्रैप में फंसा चुका है, जिसकी जद में ना सिर्फ श्रीलंका है बल्कि पाकिस्तान और अब भारत को दगा देकर चीन का पिछलग्गू बना नेपाल भी इस चाल में फंसा है। चलिए चीन के इस डेट ट्रैप को आज हम एक्सपोज करते हैं। दुनिया में अब चीन गरीब देशों को सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश बनता जा रहा है। चीन की डिप्लोमेसी ये है कि पहले गरीब देशों को ऋण के जाल में फंसाया जाए और फिर उस पर कब्जा कर लिया जाए। इस नीति के दम पर चीन आज दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर सुपर पावर बनने की फिराक में लगा हुआ है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक चीन ने 150 देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लोन दिया, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF ने महज 200 अरब डॉलर का ही कर्ज दिया है। चीन ने दर्जन भर देशों को उनकी GDP से 20% से ज्यादा कर्ज दिया। जिबूती इकलौता देश है जिस पर कुल कर्ज का 77% हिस्सा चीन का है।
चीन 150 देशों को कर्ज के जाल में फंसा चुका है। कर्ज के बदले चीन उस देश में घुसपैठ करता है और कब्जा भी। श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल चीन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जा कर लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। ये शब्द चीन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस पर चीन तर्क देता है कि इससे छोटे और विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जबकि हकीकत यह है कि चीन ऐसा करके छोटे देशों को कब्जा कर रहा है। अमेरिकी वेबसाइट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट बताती है, चीन शुरू से ही छोटे देशों को कर्ज देता रहा है। 1950 और 1960 के दशक में चीन ने बहुत से छोटे छोटे देशों को कर्ज दिया। ये ऐसे देश थे जहां कम्युनिस्ट सरकारें थी। जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमी पर जून 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक 2000 से 2018 के बीच देशों पर चीन की उधारी 500 अरब डॉलर से बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर हो गई। आज के हिसाब से 5 ट्रिलियन डॉलर 375 लाख करोड़ रुपए होते हैं। जाहिर है चीन का ये डेट ट्रैप किसी छोटे और विकासशील देश को मजबूत करने के लिए मदद नहीं, बल्कि उन देशों पर धीरे धीरे कब्जा करने की साजिश है, जिसे जनता टीवी आज एक्सपोज कर रहा है। कर्ज लेने वाले देशों के साथ चीन का रवैया कैसा रहा, इसकी बानगी श्रीलंका के साथ देखी जा सकती है। महिंद्रा राजपक्षे 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। महिंद्रा राजपक्षे के ही दौर में श्रीलंका सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में दब गया। राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका की भारत से दूरी और चीन से नजदीकियां बढ़ी। इन नजदीकियों का फायदा श्रीलंका ने कम और चीन ने ज्यादा उठाया, और केवल श्रीलंका ही नहीं बल्कि कई अफ्रीकन देशों के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल भी चीन की चाल में मोहरे बन चुके हैं। राजपक्षे के राष्ट्रपति रहते ही श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। हम्बनटोटा प्रोजेक्ट के लिए 2007 से 2014 के बीच श्रीलंकाई सरकार ने चीन से 1.26 अरब डॉलर का कर्ज लिया। ये कर्ज एक बार में नहीं 5 बार में लिया गया। हम्बनटोटा बंदरगाह पहले से ही चीन श्रीलंका मिलकर बना रहे थे। इसे चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग ने बनाया है, जबकि इसमें 85% पैसा चीन के एक्सिम बैंक ने लगाया। लगातार कर्ज लेने का नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका पर विदेशी कर्ज बढ़ता गया। ऐसा माना जाता है कि कर्ज बढ़ने की वजह से श्रीलंका को दिसंबर 2017 में हम्बनटोटा बंदरगाह चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। बंदरगाह के साथ ही श्रीलंका को 15,000 एकड़ जमीन भी उसे सौंपनी पड़ी। ये जमीन भारत से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं दूसरी ओर 2013 से चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल और समुद्री रास्तों से जोड़ना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 75 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। चीन के इस प्रोजेक्ट को जो देश समर्थन दे रहे हैं, उनमें से ज्यादातर अब चीन के कर्जदार बन गए हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसकी लागत 46 अरब डॉलर यानी करीब 3.50 लाख करोड़ रुपए है। इसमें भी करीब 80% खर्च अकेले चीन कर रहा है। नतीजा, पाकिस्तान धीरे धीरे चीन का कर्जदार बन रहा है। IMF के मुताबिक 2022 तक पाकिस्तान को चीन को 6.7 अरब डॉलर चुकाने हैं। इसी तरह नेपाल भी चीन के इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है। पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन के दौरे पर नेपाल गए थे। ये 23 साल बाद पहला मौका था जब चीन के किसी राष्ट्रपति ने नेपाल का दौरा किया। जिनपिंग ने नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 26 अरब नेपाली रुपए यानी कि 35 अरब रुपए की मदद देने का ऐलान किया।
नेपाल ने अभी जो रक्षा विवाद खड़ा किया उसके पीछे चीन की ही कूटनीति शामिल है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के कब्जे वाले लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा बताया और अब नेपाली संसद में इस पर वोटिंग कराकर कानून के तहत अपने कब्जे में घोषित करना चाहता है। माना जा रहा है कि नेपाल को उकसाकर चीन नेपाल को अपने कब्जे में करना चाहता है। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की तरह बांग्लादेश भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जनवरी 2019 तक चीन और बांग्लादेश के बीच 10 अरब डॉलर का कारोबार हो रहा था। ऐसा अनुमान है कि 2021 तक दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर का कारोबार होने लगेगा। वहीं कई अफ्रीकी देशों पर भी चीन की टेढ़ी नजर है। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन देशों पर उनकी जीडीपी का 20% से ज्यादा कर्ज चीन ने दिया है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में चीन ने 50 से ज्यादा देशों को उनकी जीडीपी का 1% या उससे भी कम कर्ज दिया है, लेकिन 2017 के आखिर तक चीन उनकी जीडीपी का 15% से ज्यादा कर्ज देने लगा। इनमें से जिबूती, टोंगा, मालदीव, कोंगो, किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया और मंगोलिया जैसे करीब दर्जन भर देशों को चीन ने उनकी जीडीपी से 20% से ज्यादा कर्ज दिया है। चीन ने सबसे ज्यादा कर्ज अफ्रीकी गरीब देशों को दिया। ऐसे में चीन इन देशों को डेट ट्रैप में फंसाकर अपनी विस्तारवादी नीति के चलते कब्जे में करने की साजिश कई सालों से करता आ रहा है। ड्रैगन की नीयत में खोट है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन की सीमा 14 देशों से लगती है, लेकिन उसकी दादागिरी ऐसी कि 23 देशों की जमीन या फिर समुद्री सीमाओं पर वो अपना दावा जताता है। कहा जाता है कि चीन अब तक दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जे में ले चुका है, जो कि मौजूदा चीन का 43% हिस्सा है, और ये ड्रैगन की विस्तारवादी नीति को एक्सपोज करने के लिए काफी है। चीन ने 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद से ही जमीन हथियाने की नीति शुरू कर दी थी। तो चलिए अब बिना समय गवाए आपको चालबाज चीन के कुछ ऐसे ही अवैध कब्जों के बारे में बताते हैं। ईस्ट तुर्किस्तान 16.55 लाख वर्ग किलोमीटर का भूभाग। 1934 में पहले हमले के बाद 1949 तक चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। 45% आबादी वाले उइगर मुस्लिमों के इस इलाके पर चीन जुल्म ढा रहा है। तिब्बत 12.3 लाख वर्ग किलोमीटर वाले इस सुंदर प्राकृतिक देश पर चीन ने 7 अक्टूबर 1950 को कब्जा किया। 80% बौद्ध आबादी वाले तिब्बत पर हमला कर उसने अपनी सीमा का विस्तार कर लिया। इसके अलावा उसे यहाँ अपार खनिज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग जैसी नदियों का स्रोत मिल गया। इनर मंगोलिया 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग वाले इस मंगोलिया पर चीन ने अक्टूबर 1945 को हमला कर दिया और कब्जा जमा लिया। 13% आबादी वाले मंगोलिया की आजादी की मांग को बुरी तरह कुचल डाला। यहाँ दुनिया का 25% कोयला भंडार है। यहाँ की आबादी 3 करोड़ है। ताइवान 35,000 वर्ग किलोमीटर वाले समुद्रों से चारों ओर से घिरे ताइवान पर लंबे वक्त से चीन की नजर है। 1949 में कम्युनिस्टों की जीत के बाद राष्ट्रवादियों ने ताइवान में शरण ली। चीन उसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान डटकर उसके सामने खड़ा है। ताइवान को अमेरिकी समर्थन प्राप्त है और इसलिए चीन चाहकर भी उस पर हमला नहीं कर पा रहा। हांगकांग चीन ने 1997 में हांगकांग पर जबरन कब्जा कर लिया। इन दिनों वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर हांगकांग पर शिकंजा कसने की फिराक में है। 50.5% चीन का विदेशी निवेश और व्यापार हांगकांग के जरिए ही आता है। मकाओ
450 साल के शासन के बाद 1999 में पुर्तगालियों ने चीन को मकाओ सौंप दिया। रूस से भी सीमा विवाद। रूस से 52,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का विवाद। 1969 में चीन ने हमले की कोशिश की, लेकिन रूस से मुंह की खाई। दक्षिण चीन सागर। इस क्षेत्र में 7 देशों से हड़पने की कोशिश। ताइवान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर से तनाव है। 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले दक्षिण चीन सागर के 90% क्षेत्र पर चीन दावा करता है। तो ये वो देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है, या इन्हें अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का कुल एरिया करीब 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, यानी ये चीन के कुल एरिया का 43% है। इस खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।